करते हैं, वही बात करते हैं जो उनको कोई फर्क नहीं है। आपने राहुल गांधी को छोड़ दिया इसमें। अब वो तो उनके साथ थे ना पार्लियामेंट इलेक्शन में, जब तो गले लपेट कर हाथ उठा कर जनता को बता रहे थे। अब क्या हुआ, अब अचानक इतनी दूरी क्यों पैदा हो गई? तीनों एक जैसे हैं, केजरीवाल, मोदी, राहुल, आप तीनों को एक ही। देखिए, इंडिया अलायंस के तक मैं बात कर रहा हूं। इंडिया अलायंस में तो सब साथ थे ना पार्लियामेंट इलेक्शन में। अब 6 महीने में ऐसा क्या हो गया नहीं मालूम। ये ऐसी कौन सी लव स्टोरी है कि सिर्फ 6 महीने तक चलेगी और उसके बाद दोबारा फिर आप, ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप आजकल कानूनन अलाउड है, मैं उसके खिलाफ हूं, मगर पॉलिटिक्स में भी आ चुका है तो ये नहीं मालूम था मेरे को। अब देखिए, दिल्ली में आपने जो उम्मीदवार उतारे, एक उदाहरण ये है, आपने ऐसे उम्मीदवार उतारे जिन पर दिल्ली दंगों में शामिल होने के आरोप है, जेल में है दंगों के आरोप में। आप ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाएंगे, दिल्ली का चुनाव हिंदू मुस्लिम होगा, बीजेपी उसे भुनाएगी और बीजेपी को फायदा होगा। देखिए, हम 2 सीट पर लड़ रहे हैं और सबके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अच्छा, ये आपके ये पूरे स्टूडेंट्स हैं, ये जानते भी होंगे कि 1977 में जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर बड़ौदा डायनामाइट केस बुक हुआ था। बिहार मुजफ्फरपुर से जॉर्ज फर्नांडिस चुनाव लड़े, जीत गए। और अब आप ये जो आपके मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, 6 महीने ससुराल में रहकर आए, यानी पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी जेल को बोलते हैं हम लोग। 13 महीने सिसोदिया ससुराल में रहकर आए। जैन साहब तिहाड़ जेल में यात्रा कर आए। अच्छा, फिर आप देख लीजिए कि एडीआर की रिपोर्ट है कि 251 एमपीज के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, जिनके 170 के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग। बीजेपी में 240 में 94 एमपीज के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, 63 के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। कांग्रेस में 49 केसेस हैं और 32 के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस। समाजवादी के ऊपर 17 एमपीज के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। यूपी के बीजेपी के पास 111 में 44% क्रिमिनल केसेस हैं। तो कानून अलाउ करता है ना मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए, तो इलेक्शन लड़ रहे हैं हम। और जब मेरा मानना है कि कोर्ट इंसाफ करेगा, चाहे ताहिर हुसैन हो या शिफाउर रहमान हो, इंशाल्लाह बराबर कोर्ट उनसे इंसाफ करेगा और सच्चाई सामने आएगी। मगर वो जो कानून में वो लोग आज मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो यूएपीए कानून है। बताओ, क्या केजरीवाल ने और कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के इस कानून की तायीद की थी? नहीं की थी। आप बताइए ना देश को, ये यूएपीए कानून को आपने सपोर्ट किया था, नहीं किया था? मतलब मसला यही हो वैसे साहब, क्योंकि आप सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। अरे भाई, जहां आप सिर्फ मुसलमानों के मुद्दे उठाएंगे, नहीं, इसमें गुनाह क्या है? देखिए, अगर मैं सबसे कमजोर की बात कर रहा हूं जो इस देश में है, और कमजोर से मतलब इंपेरिकल एविडेंस है उसका इंपेरिकल एविडेंस, ये पॉलिटिकल रिटरिक नहीं है। एनएसएसओ का डेटा है, गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स हैं, आखिरी सेंसस जो हुआ था वो भी चलो दूर हो गया, एनएसएसओ का डेटा है। लेकिन ओवैसी साहब, मान लीजिए आपने पूरे देश में पिछले 10, 12, 15 साल में खास तौर पर घूम कर बहुत कोशिश की कि मुस्लिम अपनी अलग लीडरशिप तैयार करे। ये आपका मानना था कि कांग्रेस हो, बाकी विपक्षी दल हो जो सेक्युलर खुद को कहते हैं, सबने मुसलमानों के साथ धोखा किया। अपना अलग नेतृत्व मुसलमानों को बनाना चाहिए, जिसमें आप जाहिर है खुद को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ओवैसी साहब, पूरे देश में बताइए, जहां जहां जाकर आप चुनाव लड़े, ज्यादातर जगह आपकी जमानत जब्त हुई है। मुसलमान अभी भी हैदराबाद के बाहर सिर्फ कुछ ही की जगह आपको आप गलत कर। इम्तियाज जलील को औरंगाबाद की पार्लियामेंट सीट से 3,25,000 करीब वोट मिले। कहां जमानत जब्त हुई? कहां जमानत जब्त हुई? अख्तरुल ईमान हमारे बिहार के अध्यक्ष हैं, बड़े काबिल लीडर हैं, नेता हैं, उनको करीब 2 लाख के करीब वो वोट मिले किशनगंज से। मेरी ये कोशिश जिंदगी भर जारी रहेगी भाई। और देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं लोग, आप लोगों का पैमाना यह है कि ओवैसी को दुनिया में क्या मिल रहा है। भाई, मेरी ये लड़ाई सिर्फ दुनिया के लिए होगी या नहीं होगी अलग बात है, मगर मुझे तो जब मैं मर जाऊंगा तो कभी उठाया जाऊंगा, अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूं। तो अभी तक क्यों कामयाबी नहीं मिल रही है? आपको कैसे लग रहा है मैं कामयाब नहीं हो रहा हूं? उतनी सीटें नहीं आ रही हैं, उतना वोट नहीं मिल रहा है। भाई देखिए, कम से कम आज जितने पॉलिटिकल पार्टीज है, जहां पर हमारी पार्टी कैंडिडेट खड़ा करती है, वहां पर उनको परेशानी शुरू हो जाती है।
वहां पर उनको मालूम हो जाता है। मेरा बोलना यह है कि भारत की राजनीति में अगर किसी एक कम्युनिटी को डेलिबरेटली पॉलिटिकली मार्जिनलाइज कर दिया गया तो मुसलमान है। कहां है बताइए आप, पार्लियामेंट में कितने जीत के आ रहे? 4.5%। क्योंकि वोट बटा हुआ है ना। अरे बटावा है तो फिर ब्राह्मण समाज के लोग, अपर कास्ट समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग कैसे जीत कर आ रहे? आज अपर कास्ट और ओबीसी समाज के लोग बराबर, जितना उनका पॉपुलेशन है उतने उनके एमपीस पार्लियामेंट में। मुस्लिम समुदाय टैक्टिकल वोटिंग करता है ओवैसी साहब। उसको अगर दिल्ली में ये लगता है कि आम आदमी पार्टी जीत रही है तो वो केजरीवाल को वोट देता है। नहीं, मुस्लिम समुदाय के कंधे के ऊपर एक बंदर को बिठा दिया गया पिछले 40 साल से, और वो बंदर पुकार के बोलता है कि बेटा तुम सिर्फ सेकुलरिज्म के ऊपर नाचो। जिस दिन हम इस बंदर को निकालकर जमीन पर फेंकेंगे और बोलेंगे तू जाकर उनके कंधे पे बैठ जा, केजरीवाल के, कांग्रेस के, जब हमारा देखेंगे आप। मगर हमको 40 साल से बोला गया नहीं नहीं आपको सेकुलरिज्म जिंदा रखना है। कौन सा सेकुलरिज्म जिंदा रख रहे आप बताइए? जेल में जो लोग सड़ रहे हैं वो सेकुलरिज्म है। कुछ एक जगह जहां आपके उम्मीदवार जीत भी जाते हैं ओवैसी साहब, वो पार्टी छोड़ जाते हैं। अब देखिए, अब बिहार में हुआ ना। नहीं, अब उनको पैसों से, अगर पैसा उनका खुदा बन जाता है तो मैं क्या करूं? बिक जाते हैं, लोग खरीद लेते हैं, तो ये होता है। तो कोई हम तकलीफ मुझे जरूर है। तकलीफ इस बात की है कि उन जालिमों ने उस सीमांचल की जनता को पीठ में खंजर मारा। तो खैर आप विधानसभा के चुनाव और देखेंगे कितना जीतेंगे वो हारेंगे बताएंगे आप। अभी फिलहाल कितने एमएलए हैं आपके? अभी बिहार में मिलाकर देश में बिहार अख्तर अली मान साहब एक हैं, महाराष्ट्र में मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव में हैं, और तेलंगाना में हमारे साथ हैं। तेलंगाना का जिक्र मुझे याद आया, कांग्रेस के साथ तेलंगाना की सरकार वहां जो है रेवंत रेड्डी की, उनसे तो आपके काफी अच्छे संबंध हैं। अब तक तो अच्छे चल रहे हैं। हाँ, नहीं, आपने कांग्रेस की इतनी आलोचना करते हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूं। तेलंगाना में तो बहुत बढ़िया रिश्ते हैं। नहीं, रेवंत रेड्डी के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि हम तो टीआरएस ही सपोर्ट किए थे 2023 में। तेलंगाना की आवाम ने कुछ और फैसला लिया। उन्होंने खुद मुझे फोन करके बात की है, मैं उनको मुबारकबाद दिया और फिर बोले कि आपका कोई डेवलपमेंट का काम है तो बताइए। मैं ताजुब कर रहा था कि ये शख्स जानता है कि मैं इनकी मुखालिफत किया और हमारी पार्टी उनकी पार्टी के खिलाफ काम की। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि आपका सपोर्ट चाहिए, हैदराबाद तेलंगाना को प्रोग्रेस करना है, पीस रखना है, कोई डेवलपमेंट का काम है। मतलब हमारे एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रोड वाइडनिंग का काम रुका हुआ है। बोले कितना होगा? तो मतलब सर वो होता है 400-500 करोड़ लगेंगे, मगर आप इनिशियल इंस्टॉलमेंट कुछ दे दीजिए। 2 दिन के बाद मुझे दोबारा फोन करके बोलते कि मैं 180 करोड़ रुपए रिलीज किया हूँ, रोड वाइडनिंग शुरू कराइए उस जगह पर आप। तो क्यों नहीं, जब डेवलपमेंट के लिए रोड वाइडनिंग का काम दिए, फिर वो आए और आकर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हिस्सा मेट्रो का नहीं जा रहा था तो उसका सैंक्शन दिए। फिर एक नई मेट्रो लाइन पड़ने वाली है जो एयरपोर्ट तक जाएगी हैदराबाद में, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी, तो उन्होंने उसको भी सैंक्शन किया। वहां पर 2 स्टेशन बनाए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ रेवंत रेड्डी का कि उन्होंने डेवलपमेंट के मामले में बड़ा प्रोएक्टिव है। फिर एक 700-800 करोड़ का फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन किए, उन्होंने उसके लिए भी पैसे दिए थे। तो भाई उसमें तो पॉलिटिकली मतलब आप कांग्रेस की तेलंगाना की सरकार को सपोर्ट करते हैं? रेवंत रेड्डी जो मैग्नानिमिटी का मुजाहरा कर रहे हैं वो हमको लग रहा है कि तेलंगाना अच्छा आगे बढ़ेगा उनकी लीडरशिप में। लेकिन वहां तो वैसी साहब बीजेपी बहुत स्ट्रांग हो गई है। हाल के चुनाव में देखिए कितना वोट आया उनको। तो यही तो लोग क्यों हो गया ऐसा? नहीं, देखिए जब हम यूपीए में थे तो प्रणब मुखर्जी कमेटी को मैंने लेटर लिखकर दिया था कि आप तेलंगाना की एमआईएम पार्टी उसको अपोज इसलिए करती है कि तेलंगाना अंडर डेवलप्ड है। उस वक्त हम इनकार नहीं कर रहे थे कि तेलंगाना से नाइंसाफी हुई, हम मान रहे थे, मगर हमने कहा कि आप तेलंगाना बनाइए, यहां बीजेपी पावरफुल होगी। सब मुझे गालियां दी तेलंगाना में। एक वक्त हैदराबाद में ऐसा आता था कि पूरे हैदराबाद में बंद होता था सिवाय मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के। तो लोग ये बोलते थे कि नहीं, ओवैसी के कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके हम लोग चाय पियेंगे, बिरयानी खाएंगे, वहां पर तेलंगाना का बंद का असर नहीं होता। और हमारा अपोज करने का एक ही वजह था कि स्मॉलर स्टेट्स बीजेपी को फायदा पहुंचाते, मगर जो बड़े बड़े लोग थे समझे नहीं बात को। आज आप देख रहे हैं। अब मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि जो मुझे गाली देते थे 2011-12 में प्रणब मुखर्जी कमेटी को, फिर बाद में और एक कमेटी बनी, हम यही बता रहे थे
तेलंगाना से यकीनन जो जो हुकूमतें बनी, सीएम बने, वो इंसाफ नहीं किए, मगर ये चीज हो और रही ये है। तो सच्चाई है, स्वीकार करना पड़ेगा। वैसे साहब पूरे देश में बीजेपी पैर फैला रही है, ऐसे ऐसे राज्य, पहले आप बोलते थे ना नॉर्थ इंडिया की पार्टी है, हिंदी बेल्ट की, काओ बेल्ट की पार्टी है, अब बताइए साउथ में भी कौन सा स्टेट है जहां बीजेपी ने अपने पैर नहीं पसारे? ओडिशा में बताइए सब साफ हो गए, तेलंगाना में आ गई, आंध्रा में आ गई, केरला में आ गई, तमिलनाडु में शुरू कर दिया। अब यही तो कह रहा हूं कि मैं जाके चुनाव लड़ा वहां पर उड़ीसा में। अब बोला बताइए आप, तो क्यों हो रहा है फिर आप बताइए? नहीं, इसलिए हो रहा है कि उड़ीसा के तक तो खैर वो नवीन पटनायक साहब उसका ले रहे हैं। हमको यकीन है कि इंशाल्लाह वो दोबारा वापस पावर में आएंगे, मगर कुछ ना कुछ कमजोरियां रही होगी वहां पर। तेलंगाना है, यकीनन तेलंगाना में अब जो स्टेप्स रेवंत रेड्डी ले रहे हैं, मुझे यकीन है कि बीजेपी और कमजोर होगी वहां पर। लेकिन ओवैसी साहब, देश भर में लोकसभा चुनाव ने यह साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी थोड़े बहुत कमजोर जरूर हुए होंगे, लेकिन लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने साबित कर दिया कि आज भी मेजॉरिटी उनके साथ है। 44% सीट्स और 36% वोट आज भी मोदी को देता है। आप बड़ी मोहब्बत दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी से। 400 पार से 240 पे आके दम तोड़ दिए मेरे महबूब। तो क्या बात, आपके महबूब कैसे हुए? नहीं, हम कह रहे हैं, आपका तो विशेष प्रेम है उनसे। नहीं, मैं एक पासिंग कह रहा हूं, मेरे महबूब नहीं है, आप लोगों के मीडिया के महबूब हैं वो। तो हमें 400 पार से 240 पे आ गए तो काफी गिरे हैं ना, गिरावट आई है। पर लगातार 3 बार कोई जीत जाए तो वैसे साहब मानना पड़ेगा, दाद तो देनी पड़ेगी ना। कब हुआ था बताइए इससे पहले? अब इससे पहले कब हुआ था? तो नेहरू भी हुए थे। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि देखिए, ये इस देश की जनता जो है ना, बड़े बड़े नेताओं को ऊंचाई पे लेके जाती है और फिर जब नीचे लाती है तो मट्ठी चका देती है उन लोगों को। तो ये भी होगा, इसमें कोई बात नहीं है। मगर 400 पार के जो बड़े बड़े बुलंद दावे किए थे, बल्कि आपने इंटरव्यू किया था मोदी के साथ, बड़ा अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू था, बड़े परेशान नजर आ रहे थे उस वक्त प्रधानमंत्री, मगर वो एक्सपोज हो रहे थे तो 240 पे आ गए। अच्छा, ईवीएम पर तो आपका भरोसा है ना? बाकी विपक्षी दलों की तरह आप तो नहीं कहते ईवीएम रिग। आपका एक बयान याद आया, आपने कहा था ईवीएम रिग नहीं बल्कि दिमाग रिग हो गए हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप हर जो माहौल इस देश में पैदा हुआ है, देखिए महात्मा गांधी के कत्ल से पहले जो नफरत का माहौल था, वो माहौल आज 2024 में है। मैं इतना ही कहूंगा बस। वो जो माहौल पैदा कर दिया गया था कि मुसलमान जिम्मेदार है, आज वो जिम्मेदार, ये सब वही माहौल पैदा हो गया आज। तो आप हर एक के दिमाग में बात डाल दें कि इस देश में हर तकलीफ, हर मसला मुसलमानों की वजह से है। और बेचारे बाज लोग जिनको मालूम नहीं, कुछ नहीं मालूम, आप जाकर पूछा, वो आपके कलीग बेचारे जाते हैं देश भर में, उनसे पूछते हैं, वो बेचारे कुछ मालूम ही नहीं, बके जा रहा है जुनू में, क्या क्या वैसा हो गया, वैसा हो गया। तो एक नफरत पैदा कर दी गई है। उस नफरत को लोग, बड़ी अफसोस की बात है कि लोग बजाय उसको मालूम करे, तहकीक करे, ये झूठ है या सच है, यकीन करते हैं। आप जनादेश का अपमान करते हैं ओवैसी साहब, ये नहीं कहकर कि जो वोटर है उसका दिमाग रिग हो गया है। जो वोटर आपको वोट देता है उसका दिमाग रिग नहीं है, जो वोटर बीजेपी को वोट देता है उसका दिमाग रिग। मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि फिर भारत की पार्लियामेंट में सिर्फ 4-4.5% मुसलमान क्यों जीत कर आ रहे? ठीक है, आप मुझे वोट नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं, भाई दूसरों को तो जिता दो ना। ये जितने भी एमपी जीत कर आए, उस बशमूल मेरे, वो हम उन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर रहे हैं जहां पर मुसलमानों की वोट मोर देन 30-35% है। हमारे अंसारी साहब और एक डीएमके से जो मुस्लिम लीग के एमपी जीते, वो सही मानों में कामयाबी है, सबने वोट दिया उनको। आप कौन सा एहसान कर रहे हैं भाई? इंडिया अलायंस क्यों नहीं हरा पाया मोदी जी को? नहीं, बीजेपी के पास एक मुसलमान क्यों नहीं है एमपी, ये पूछिए। 240 में एक मुस्लिम एमपी नहीं है उनके पास। वो तो मुसलमानों का वोट चाहते ही नहीं, उनके कई नेता खुलकर कहते हैं हमें नहीं चाहिए मुसलमानों का वोट। तो प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि जब मैं दुबई कुवैत को जाऊंगा, गले नहीं लपटूंगा या हबीबी नहीं बोलूंगा। उसे कहना चाहिए। उसी तरह आपको हिंदू का वोट नहीं चाहिए, आप तो भी सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। किसने कहा आपको? आप कभी देखिए, आप कभी मेरे ऑफिस को आइए। अभी 2 दिन पहले जहां से बीजेपी के विधायक हैं, वहां के गंगापुत्रा संगम एक है बैकवर्ड क्लास हिंदू भाइयों का, जो मच्छी का कारोबार करते, उनकी मार्केट को उनसे छीन लिया जा रहा था। हमने जाकर उनका काम करवाया। ये सवा गलत है कि हम हिंदुओं के खिलाफ है, कभी नहीं थे हम हिंदुओं के खिलाफ। हम ये कह रहे हैं कि जो लोग मुसलमानों को एक ढाल बनाकर अपनी नाकामियों को छुपा रहे हैं,
हम उनके खिलाफ हैं। इंडिया अलायंस क्यों फेल हो गया ओवैसी साहब लोकसभा चुनाव में? बीजेपी को नीचे तो ले आया, लेकिन अपनी सरकार क्यों नहीं बना पाया, जबकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी? अब मैं कुछ कहूंगा फिर शुरू हो जाएंगे मेरे पीछे। नहीं कहिए ना, आप तो वैसे भी डरते नहीं हो। मैं ये कह चुका हूं, पार्लियामेंट में मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि जब किसी इंडिया अलायंस के नेता ने कहा कि ये मोहब्बत की कामयाबी है, मैंने कहा कि बीजेपी सत्ता में आई तो नफरत की कामयाबी है, ये कोई मोहब्बत की कामयाबी नहीं है। अब ये उनको देखना चाहिए कि क्यों, क्या वजह थी, क्यों हार गए। उनके पास एक से एक दिग्गज बड़े लोग बैठे हुए हैं, तो वो देख सकते हैं। क्या ओवैसी साहब की ताकत अगर इंडिया अलायंस के साथ होती तो क्या मोदी जी हार जाते, उनको हराया जा सकता था? नहीं, देखिए सवाल ये है कि मुस्लिम समुदाय तो 1950 से लेकर 2024 तक हर उस पार्टी और उस कैंडिडेट के खिलाफ वोट दिया जो उनको लगता है कि वो उनके लिए ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है, उनके खिलाफ वोट दिया। अब सवाल यह है कि अब CSDS का डेटा है, संजय साहब को आप बुलाते हैं, आप संजय साहब से एक सवाल कर लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा मेरे प्रोग्राम में आकर कि मुस्लिम समाज 2014, 2019 और 2024 बिटवीन 7% मुस्लिम वोट मिला बीजेपी को, मगर जो दूसरे हिंदू समाज के अपर कास्ट हैं, बैकवर्ड क्लास हैं, दलित हैं, उनमें बीजेपी का वोट बढ़ता गया। इसका जिम्मेदार कौन है बताइए आप इनको रोकिए ना। आप कब तक ओवैसी को गाली देंगे? ठीक है, आपको गाली देने से आपको रात में नींद अच्छी आती है, या आपकी बीवी से डर कर आप मुझे गाली देते, मुझे नहीं मालूम, मगर आप ये सच्चाई तो यही है, CSDS का डेटा है। आप संजय साहब से पूछ लीजिए बात। आपने कभी राहुल गांधी से डायरेक्टली बात क्यों नहीं की ओवैसी साहब, या कोशिश की थी और बात नहीं हो पाई? नहीं, मैं क्यों करूंगा बात जाकर? मेरे पेट में दर्द थोड़ी है भाई। बीजेपी को हराना चाहते हैं ना आप, और आप चाहते हैं पूरा विपक्ष एक हो जाए। हाँ, पूरा विपक्ष आप भी तो चाहते हैं एक हो जाए। हम जब UPA में थे तो मोहतरमा सोनिया गांधी साहबा घर में UPA की कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती थी, तो वहां पर 1 से 2 मरतबा मेरी उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई है। और मैं कोई वो अपनी पार्टी चला रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं। कैसा अनुभव था UPA में एक घटक दल के तौर पर शामिल रहना? उस समय कांग्रेस सीनियर पार्टनर के तौर पर कैसी थी? कुछ छोटे दल कहते हैं कि वो बड़े भाई की तरह दादागिरी करती है, अपमान करती है छोटे दलों का। आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ था क्या उस समय? नहीं, उस जमाने में तो हम सब समझ रहे थे कि मोहतरमा सोनिया गांधी साहिबा वजीर आजम बनेंगे। फिर उन्होंने, मैं उस वक्त मीटिंग थी उसमें शिरकत नहीं किया था, आगरा गया, मुझे रात में 11 बजे बुलाए थे, अहमद भाई लेकर गए थे मरहूम, अल्लाह उनकी मगफरत करे। बोले कि मैं नहीं बन रही हूँ, मनमोहन सिंह साहब बन रहे हैं। तो बोले ठीक है, मनमोहन सिंह लेटर दे दीजिए। मनमोहन सिंह साहब बने वजीर आजम। एज अ फर्स्ट टर्म मनमोहन सिंह साहब का माइनॉरिटीज के लिए बड़ा अच्छा रवैया था, मगर सेकेंड टर्म में थोड़ा वो लूज कनेक्शन पैदा हो गया। फर्स्ट राइट ओवर रिसोर्सेज माइनॉरिटीज का है, ये उनका बयान है। नहीं, ये स्पीच को अगर आप निकाल कर पूरा पढ़ेंगे, आपको चाहिए कि पूरी स्पीच डॉक्टर मनमोहन सिंह को आप उसको देखें। नहीं, उसी बयान को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराया भी था, वो भी वीडियो है, सब जगह वायरल है। देखिए, उन्होंने ये कहा कि देखिए राइट टू इक्वालिटी संविधान में है, तो हम सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात करते हैं। इक्वालिटी ताकतवर लोगों के दरमियान में नहीं होती है, इक्वालिटी कमजोरों में। कमजोर को आप इतनी इक्वालिटी करो कि वो ताकतवर के बराबर हो जाए, उसकी बात करे वो। तो उसमें आप पकड़ ली बीजेपी उसको। अच्छा, आप बताइए, आप कौन सा माइनॉरिटीज का बजट क्या है अभी जो मोदी सरकार में? पैसा दिया नहीं जाता। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को सिर्फ 8th और 9th क्लास तक महदूद कर दिया गया। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट इस देश में दलित समाज से ज्यादा मुसलमानों में। वहां पर उसको रोकने के बजाय मोदी बोलते हैं कि नहीं 8th और 9th में देंगे। आपने मौलाना आजाद फाउंडेशन को बंद ही कर दिया। जो बच्चे MPhil PhD करते थे माइनॉरिटीज के, मुसलमान नहीं, जिसमें मुसलमान भी थे माइनॉरिटीज, तो इनका एक रिकॉर्ड है ना। देखिए क्या कर रहे हैं आप अवॉइड कर रहे हैं ओवैसी साहब, गोल कर रहे हैं आप। मनमोहन सिंह ने क्या सही कहा था कि रिसोर्सेज पर, संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटीज का है। देखिए, आज वो शख्स दुनिया में नहीं है, मगर उनकी स्पीच को आउट ऑफ कंटेक्स्ट ले जाकर उसको एक इशू बना दिया गया। उनकी स्पीच आज भी है वहां पर। ठीक है, राहुल गांधी कैसे नेता है ओवैसी साहब?
अरे भाई आप मेरे को आप मेरे उन्हें बा- कैसे जज करते हैं, नहीं, कैसे नहीं, रेट करते हैं? अब आप मेरे को यहां पर किस लिए बुलाए हैं? उस पे आ जाइए। अब मैं कौन होता हूं किस पे जज करने वाला? भाई वो अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं, अपने पार्टी के वो बड़े नेता हैं, अपना काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब मैं कैसा बोलूं उनके लिए? ये तो बहुत सब्जेक्टिव चीज हो जाएगी। ओके, ओवैसी साहब, क्या आज भी अयोध्या में जहां राम मंदिर बना है उस जगह को विवादित मानते हैं, और क्या आज भी उस जगह बाबरी मस्जिद मानते हैं? आपने कहा था कि मेरे लिए वो हमेशा बाबरी मस्जिद रहेगी। मेरा मानना यह है कि गोविंद पंत, जीबी पंत, अगर जिस वक्त मुख्यमंत्री थे, जिस वक्त रात के अंधेरे में चोरों की तरह मस्जिद में घुसकर इशा की नमाज के बाद मूर्तियां रख दी गईं, अगर वो ईमानदारी से रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते तो उसको साफ करके मुसलमानों से कहते कि तुम्हारी मस्जिद है तो नमाज पढ़ो। उन्होंने नहीं किया। नेहरू ने सिर्फ एक लव लेटर लिख दिया जीबी पंत को, और वहां पर एक सीएम अगर बोलता उस कलेक्टर नायर को कि तुम क्या कर रहे हो, उन्होंने नहीं किया। और नायर साहब बाद में जाकर जनसंघ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। आपको अच्छा ये एक बात आपको बताना चाह रहा हूं, आप लोग जर्नलिस्ट, ये लोग आपको पढ़ना चाहिए। जब बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए थे तो जज साहब की किताब है, उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था, टाइपराइटर था। मैं उसमें पार्टी हूं। जज साहब मुझे बगैर सुने उन्होंने एक 26 पेज का ऑर्डर 5-10 मिनट की हियरिंग में दे दिया। माने टाइपराइटर पर 26 पेजेस टाइप हो गए, और जज साहब ने अपनी किताब में लिखा, वो जज साहब ने, कि मैं जब ये केस डील कर रहा था तो मेरे घर के ऊपर एक काला बंदर आकर बैठ गया, फिर मेरे कोर्ट की दीवार पर एक काला बंदर आकर बैठ गया, मुझे डिवाइन मैसेज मिला, इसीलिए मैंने ऑर्डर दे दिया। अब आप बताइए, अगर कोई बंदर को देखकर कोर्ट जज साहब ऑर्डर दे रहे हैं तो फिर गया इंसाफ? ये उन्होंने किताब में लिखा आपने। और अगर 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को वादा करके मस्जिद को उन्होंने तोड़ दिया, अगर मस्जिद नहीं टूटती, मानक साहब, मेरा बुनियादी सवाल है कि क्या जजमेंट आता सुप्रीम कोर्ट का? अगर मस्जिद वहीं रहती तो सुप्रीम कोर्ट बोलता तोड़ दो इसको। आप देखिए, संभल की मस्जिद अभी है, कोर्ट कह रहा है हाथ नहीं लगा सकते। वो 92 में आपने मस्जिद को शहीद कर दिया। अगर मस्जिद रहती तो आप क्या करते? क्या करता कोर्ट, बताइए? मेरे लिए तो फेट अकम्पली हो गया ना। मैं अपनी मस्जिद को भी खो दिया, वो जगह को भी खो दिया। पर आप तो आज भी मानते हैं ना? आपने कहा था कि मेरे लिए हमेशा बाबरी मस्जिद सुनिए, है। देखिए, आप किसी भी मुसलमान से जो गयूर है, गयूर से मुराद जिसमें एक प्राइड है, उससे पूछ लीजिए। उसका फेथ ये कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद बनी वो जगह क़यामत जब आएगी उस वक्त तक मस्जिद रहेगी। और हमारा बिलीफ ये है कि जब अल्लाह दुनिया को खत्म करेगा, जब क़यामत जो बोलते हैं, उस दिन अल्लाह मस्जिदों को उठाकर जन्नत में रख देगा। तो मस्जिद है वो। आप ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, और कोर्ट का ऑर्डर भी गलत है, आस्था की बुनियाद पर दिया गया। वही आपको याद होगा, उस वक्त मैंने कहा था ये इस जजमेंट के बाद ऐसे कई इश्यूज खुल जाएंगे। अब इश्यूज खुल गए। अच्छा, मगर ये बात बताइए, मोहन भगवत के बारे में हमसे क्यों नहीं पूछ रहे? डर लग रहा है? पूछेंगे आपको? अभी पूछेंगे। अभी तो शुरू किया है मैंने ओवैसी साहब। नहीं, उन्होंने कह दिया कि राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के बाद ही देश को आजादी मिली।